तो एक सवाल है, क्या देश के लिए प्यार इंसानियत से बड़ा हो सकता है? ये सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन आज हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास घरे बायरे का एक रिव्यू है, और सच कहूं तो इसे पढ़कर सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में घूमता है वो कुछ और ही है। सवाल ये है कि टैगोर ने एक जोशीले, देश के लिए जान देने वाले राष्ट्रवादी नेता को कहानी के विलन की तरह क्यों दिखाया? और यही सवाल, मतलब यही इस उपन्यास का कोर है। यही वो बात है जो टैगोर को एक जीनियस बनाती है। उन्होंने एक आम सी दिखने वाली लव ट्रायंगल की कहानी ली और उसे इतनी चालाकी से पूरे देश के लिए एक नेशनल डिबेट में बदल दिया। राजनीति के सबसे बड़े सवालों को वो एक घर की चारदीवारी के अंदर ले आए। तो आज हमारा मकसद यही है, इस रिव्यू के जरिए ये समझना कि टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौर में राष्ट्रवाद, इंसानियत और व्यक्तिगत रिश्तों के इस जबरदस्त टकराव को कैसे दिखाया, और क्यों 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी आज भी इतनी चुभती हुई और रेलेवेंट लगती है। बिल्कुल, ये देखना कि कैसे उन्होंने एक प्रेम कहानी के पर्दे के पीछे राष्ट्रवाद के दो चेहरों की लड़ाई दिखाई, एक जो बनाता है और दूसरा जो शायद जला देता है। ओके, तो चलिए फिर इस कहानी के आइडियोलॉजी ट्रायंगल को ही अनपैक करते हैं। कहानी का समय है 1905 का बंगाल। माहौल में स्वदेशी आंदोलन का जोश है, बंग भंग का गुस्सा है, और इस माहौल के बीच हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं निखिलेश, एक अमीर जमींदार जो शांत है, पढ़ा लिखा है और जिसकी सोच बहुत बहुत तर्क पर आधारित है। निखिलेश उस वक्त के उन पढ़े लिखे लोगों की तरह हैं जो आजादी तो चाहते थे, लेकिन जुनून और अंधभक्ति से नहीं। उनका मानना था कि असली आजादी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने से आएगी, उन्हें शिक्षित करने से आएगी, सिर्फ विदेशी सामान जलाने या नारे लगाने से नहीं। वो बदलाव चाहते थे, पर धीरे धीरे एक मजबूत नींव बनाकर। फिर उनकी पत्नी विमला, जो एक पारंपरिक घरेलू महिला है, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी है। वो घर से बाहर की दुनिया देखना चाहती है, अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। और उसका पति निखिलेश उसे इसके लिए इनकरेज भी करता है, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। विमला का कैरेक्टर बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो उस वक्त के भारत का प्रतीक है जो अपनी पहचान खोज रहा था। एक ऐसा भारत जो परंपरा और आधुनिकता के बीच खड़ा था, जिसे तय करना था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। उसकी बेचैनी, उसकी जिज्ञासा, ये सब उस दौर के भारत की बेचैनी थी। एंड देन बूम, कहानी में एंट्री होती है संदीप की, एक जोशीला कैरिज्मेटिक नेशनलिस्ट लीडर। वो आता है और अपने भाषणों से आग लगा देता है। भारत माता की जय के नारे हैं, देश के लिए मर मिटने की बातें हैं। ऑन द सर्फेस वो एक हीरो लगता है ना, तो फिर कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वो इतना डेंजरस क्यों लगने लगता है? क्योंकि टैगोर हमें 2 तरह के राष्ट्रवाद के बीच का फर्क दिखा रहे हैं। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए देश बनाना एक घर बनाने जैसा है। निखिलेश वो इंसान है जो सालों लगाकर मजबूत नींव खोदने, अच्छी ईंटें पकाने और एक टिकाऊ घर बनाने में यकीन रखता है, भले ही उसमें वक्त लगे। और संदीप वो है जो कहता है नींव की क्या जरूरत है, बस जल्दी से एक शानदार दिखने वाला ढांचा खड़ा कर दो, एक ग्रैंड फसाद बना दो, भले ही दीवारें अंदर से खोखली हों। वो तुरंत नतीजे चाहता है, उसे जोश और भावना से मतलब है, तर्क और नैतिकता से नहीं। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। तो निखिलेश का राष्ट्रवाद कंस्ट्रक्टिव है, मतलब बनाने वाला। हाँ। और संदीप का राष्ट्रवाद अग्रेसिव है, जो सिर्फ भावनाओं पर खेलता है। एग्जैक्टली। निखिलेश कहता है कि हम स्वदेशी इसलिए अपनाएं ताकि हमारे लोग आत्मनिर्भर बने। संदीप कहता है स्वदेशी अपनाओ क्योंकि हमें अंग्रेजों से और उन गरीब मुस्लिम व्यापारियों से नफरत करनी है जो विदेशी सामान बेचते हैं। निखिलेश के लिए राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ने का जरिया है, संदीप के लिए राष्ट्रवाद हम बनाम वो की दीवार खड़ी करने का हथियार है। रिव्यू में उस एक सीन का जिक्र है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है, जहां संदीप बिमला को अपनी पति के पैसे चुराने के लिए उकसाता है आंदोलन के नाम पे। हाँ, और वो उसे चोरी नहीं कहता, वो कहता है ये चोरी नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए एक पवित्र बलिदान है। वो एक इमोरल एक्ट को एक महान उद्देश्य का चोला पहना देता है, और यही उसकी पूरी फिलॉसफी है।
द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। देश का आइडिया इतना बड़ा और पवित्र है कि उसके लिए एक जीते जागते इंसान, तुम्हारे अपने पति को धोखा देना या किसी गरीब का नुकसान करना भी जायज है। दैट्स चिलिंग। ये बात मुझे बिमला के कैरेक्टर पे वापस लाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ इन दो मर्दों के बीच फंसी एक बेचारी औरत नहीं है। क्या ये कहना सही होगा कि बिमला ही वो असल बैटल ग्राउंड है, वो जमीन है जिस पर ये दोनों विचारधाराएं अपनी जंग लड़ रही हैं? That's the perfect way to put it. बिमला की यात्रा ही इस कहानी का दिल है। वो उस नए भारत को रिप्रेजेंट करती है जो जाग रहा था, कंफ्यूज्ड था। वो संदीप की जोशीली, आसान लगने वाली बातों से अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसकी जड़ें निखिलेश की शांत, तर्क वाली दुनिया में है। उसका व्यक्तिगत चुनाव सिर्फ उसका नहीं है, वो सिंबॉलिक है उस चुनाव का जो भारत के सामने था। तो जब वो संदीप के प्रभाव में बह जाती है, तो टैगोर असल में ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक पूरा देश इस तरह के आक्रामक, भावनात्मक राष्ट्रवाद के मोह में पड़ सकता है। प्रिसाइसली। उसकी गलतियां, उसका मोह भंग, ये एक कॉशनरी टेल है। टैगोर दिखा रहे हैं कि सच्ची आजादी सिर्फ घर की चारदीवारी तोड़ने या राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बनने में नहीं है। सच्ची आजादी सही और गलत में फर्क करने वाली अपनी विवेक बुद्धि को विकसित करने में है। बिमला ये सफर ठोकरे खाकर पूरा करती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या किसी भी आजादी की लड़ाई के लिए थोड़ा बहुत जोश, जुनून और भावना जरूरी नहीं है? क्या निखिलेश का तरीका कुछ ज्यादा ही पैसिव, ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है असल दुनिया में बदलाव लाने के लिए? उसे पढ़कर कभी-कभी लगता है कि वो सिर्फ बातें करता है, एक्शन नहीं लेता। ईट हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है ना? और टैगोर ये नहीं कह रहे हैं कि जुनून बुरा है, वो उस जुनून के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं जिसके साथ नैतिक दिशा सूचक यंत्र यानी मॉरल कॉम्पस न हो। निखिलेश का रास्ता धीमा है, मुश्किल है, उसमें आत्म मंथन की जरूरत है। संदीप का रास्ता आसान है, वो आपको तुरंत एक दुश्मन देता है, एक नारा देता है और एक हीरो होने का एहसास देता है। और इतिहास गवाह है कि भीड़ को हमेशा आसान रास्ता ही ज्यादा आकर्षित करता है। मतलब देश के नाम पर जोश जरूरी है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा। ये लाइन रिव्यू में भी है और शायद यही उपन्यास का सार है। जोश एक आग की तरह है जो रोशनी भी कर सकती है और सब कुछ जला भी सकती है। हाँ, और विवेक उस आग को कंट्रोल में रखता है। और टैगोर इसी बिंदु पर बहुत तीखा प्रहार करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे देश या राष्ट्र जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के नाम पर जीते जागते इंसानों के हितों की बलि चढ़ाई जा सकती है। जब संदीप के लोग उन गरीब व्यापारियों की दुकानें जलाते हैं जो विदेशी सामान बेच रहे हैं, तो वो उसे देशभक्ति कहते हैं। निखिलेश उसे अन्याय कहता है। उपन्यास हमें इसी सवाल से जूझने के लिए छोड़ देता है कि देशभक्ति और अंधे राष्ट्रवाद के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ। और ये सवाल आज भी उतना ही रिलेवेंट है। हम आज भी दुनिया भर में देखते हैं कि कैसे देश, धर्म या किसी भी आइडियोलॉजी के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। बिल्कुल, टैगोर राष्ट्रवाद के दुश्मन नहीं थे, वो उस राष्ट्रवाद के खिलाफ थे जो इंसानियत को अपने से नीचे रखता है। रिव्यू में टैगोर की एक लाइन कोट की गई है, देश से प्रेम जरूरी है लेकिन इंसान से नफरत करके नहीं। उनका मानना था कि सत्य, करुणा, मानवता जैसे मूल्य यूनिवर्सल हैं, उन्हें किसी देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कोई भी वाद इंसान से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे लगता है संदीप का कैरेक्टर इसलिए भी इतना खतरनाक है क्योंकि वो सिर्फ एक विचारधारा का प्रतीक नहीं है, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। वो देश का इस्तेमाल अपनी ताकत, अपना प्रभाव और यहाँ तक कि बिमला को पाने के लिए भी करता है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। टैगोर ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े आदर्शों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हाईजैक किया जा सकता है। संदीप उस तरह का कैरिज्मेटिक लेकिन टॉक्सिक इंसान है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी देखते हैं, जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर जोश से भर देगा लेकिन फिर चुपके से आपसे वो काम करवा लेगा जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। वो बिमला को देवी कहता है, शक्ति कहता है, लेकिन असल में वो उसे एक प्रतीक बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। और कहानी के अंत में जो त्रासदी होती है वो शायद इसी बात का नतीजा है। जब नफरत और हिंसा की आग लगती है तो वो अपने पराये में फर्क नहीं करती। हाँ, वो आखिर में सबको जलाती है। बिल्कुल। उपन्यास का अंत बहुत मार्मिक है। ये हमें याद दिलाता है कि विचारधाराओं की बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कीमत आखिर में आम इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। घर के अंदर और बाहर की दुनिया दोनों तबाह हो जाती हैं।
तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो घरे बायरे सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जो टैगोर ने 100 साल पहले समाज को दिखाया था, और वो आईना आज भी धुंधला नहीं पड़ा है। यह हमें अपने नेताओं, अपने आदर्शों और सबसे बढ़कर अपने खुद के विश्वासों पर सवाल उठाना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जब भी कोई हमसे किसी महान कॉज के नाम पर हमारी इंसानियत, हमारी करुणा को ताक पर रखने के लिए कहे, तो हमें रुक कर सोचना चाहिए। बिल्कुल, जोश हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन विवेक हमें बताता है कि सही कार्य क्या है। बिना विवेक के जोश विनाशकारी हो सकता है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस उपन्यास में निखिलेश और संदीप की विचारधाराओं का जो टकराव है, अगर उसे आज के समाज के आईने में देखें तो हमें क्या नजर आता है? हमारे समाज में कौन सी आवाजें निखिलेश की तरह रचनात्मक और जोड़ने वाली हैं, और कौन सी संदीप की तरह आक्रामक और बांटने वाली? और इससे भी जरूरी सवाल ये है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने घर यानी निजी जीवन और बाहर यानी सामाजिक राजनीतिक जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? क्या बाहर की दुनिया का शोर हमारे घर की शांति को भंग कर रहा है, या हम अपने घर में इतने सिमट गए हैं कि हमें बाहर की दुनिया के सही गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? इस संतुलन को खोजना शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।